चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर अपना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंज विड्थ के बारे में फिर से एक बार, ठीक है। क्योंकि पिछली बार हमने जो डिस्कशन किया था बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो एक हमने ये चीज पढ़ी थी बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। इसे हम कह रहे थे फ्रिंज विड्थ है। ये क्या है? ये फ्रिंज विड्थ। एक चीज हमने और पढ़ी थी एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, यानी कि एंगुलर फ्रिंज जो होगी, सॉरी फ्रिंज का जो एंगुलर विड्थ होगा थीटा से उसे रिप्रेजेंट किया था और इसका फॉर्मूला आया था लेमडा अपॉन डी, ठीक। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू क्या होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कि बीटा अपॉन कैपिटल डी भी लिखा जा सकता है लेमडा अपॉन स्मॉल डी को। तो इसे बीटा अपॉन कैपिटल डी भी लिख दिया। इसे हम क्या कहेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो पिछले लेक्चर में जो भी था इसका सेकंड लास्ट जो भी था, उस लेक्चर में फ्रिंज विड्थ वाले में हमने ये चीज बताई थी कि फ्रिंज विड्थ को यूज कैसे करना है और कैसे इसका डेरिवेशन करना था, ठीक। लेकिन अब क्या है, मैंने उस समय कहा था कि इसकी प्रॉपर्टीज हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसकी प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट एग्जाम के लिए, सीईटी एग्जाम के लिए, और आपके जो थ्योरेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन होते हैं वेव ऑप्टिक्स में, वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। कई बार जेईई मेंस में भी इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए, तो देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो चलिए स्वागत है आप सभी का आज बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वाले लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए पहला हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज ये है क्या कि दोनों ही फॉर्मूले चेक करो, ये वाला कोई सा भी, इनमें से किसी भी फॉर्मूले में जो फ्रिंज विड्थ है या फिर एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज है, क्या वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड कर रही है कि ऐसा कुछ 10th ऑर्डर फ्रिंज हो, यानी कि 10th ब्राइट है तो उसकी विड्थ कुछ और होगी, 11th ब्राइट है तो कुछ उसकी विड्थ और होगी। नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे दो स्लिट थी S1 S2 और यहां से सीधा सेंट्रल मैक्सिमम बना, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट बना, फर्स्ट डार्क बना, फर्स्ट ब्राइट बना, फिर से सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट डार्क कुछ भी बना है, सबकी विड्थ क्या होती थी? बीटा 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 बीटा। यानी कि फ्रिंज विड्थ और एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज डजंट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, यानी कि n पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट, फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ n मीन्स ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी एक्सपेरिमेंट में मैं कहता हूं 5th ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है, that is the beta of 5th bright, it will be equal to beta of 6th bright, it will be equal to beta of 7th dark। ये सारी चीजें सेम है क्योंकि 7th डार्क हो या कोई सा भी डार्क ब्राइट हो, सबकी फ्रिंज विड्थ सेम ही रहेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। चलिए अब इस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी में इफ डी कांस्टेंट है, कैपिटल डी कांस्टेंट है, स्मॉल डी कांस्टेंट है, देन बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है। अब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ओके। तो यहां से मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं हाल फिलहाल जो आगे काम आएगा कि वीव ग्योर जो हम जान रहे हैं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का, यानी कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वॉयलेट का सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर फ्रिंज विड्थ पूछा जाए तो किसका होगा? बीटा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन बीटा ऑफ वॉयलेट। तो सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ रेड कलर का होगा, ठीक है, अगर हम कलर की बात करेंगे तो। चलिए, हालांकि इंटरफेरेंस में मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, वो एक अलग बात है। मैंने कल एग्जाम्पल के लिए सारी चीजें ये बताई। चलिए, ये लेमडा की डिपेंडेंसी हमने बता दी। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है?
पहला प्रॉपर्टी n पे डिपेंड नहीं करता, दूसरा लेमडा पे डिपेंड करवा दिया, तीसरा अब कैपिटल डी और स्मॉल डी की भी हम बात कर लेंगे। चलिए, अब कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या है, कैपिटल डी और स्मॉल डी में ये है कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इफ लेमडा और स्मॉल डी क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है, वो बिना ही। इफ डी इंक्रीजेस, कैपिटल डी इंक्रीजेस, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे दो स्लिट, उनके बीच का डिस्टेंस ये कैपिटल डी जितना ज्यादा होगा फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो उसका जो शेप है फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। शेडो जो बनता है रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, उसमें हम देखते हैं जो कहीं दूर पे जो शेडो बन रही है वो काफी ज्यादा बड़ी बन जाती है, जितना दूर पे स्क्रीन देखेंगे उतना ही ज्यादा बड़ा शेडो बनता है, सही है ना। तो वैसा ही कुछ है, ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। अच्छा, एक सवाल मन में यह आता है कि सर फेवरेबल क्या है, फ्रिंज विड्थ को बढ़ाना या घटाना। तो फ्रिंज विड्थ को बढ़ाना क्या है, फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि फ्रिंज विड्थ जितनी ज्यादा होगी, जैसे ये ब्राइट बन रहा, ये डार्क बन रहा, ठीक है, अब ये जितनी ज्यादा इसकी चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, उतना ही अच्छे से मैं पहचान पाऊंगा ना कि हाँ ये ब्राइट है, ये डार्क है, ठीक है ना। तो अवर टारगेट इज टू ऑलवेज टू इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ। ओके, चलिए अगला, अगला इसमें कैपिटल डी की हमने देख ली बात की, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन, ठीक है, या फिर प्लेन ऑफ स्लिट भी कहा जा सकता है। चलिए फोर्थ नंबर पे बात करते हैं, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी अगर घटेगा तो बीटा बढ़ेगा, यानी कि ये डिस्टेंस जितना कम हो उतना फायदेमंद है, ये डिस्टेंस जितना कम हो उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसलिए जो दो हम पिन होल करते हैं या दो जो स्लिट लेते हैं वो बहुत ही नजदीक लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। छोटी प्रॉपर्टी कितनी हो गई, एक लेमडा वाला पढ़ा, कैपिटल डी वाला पढ़ा, स्मॉल डी वाला पढ़ा और एक फ्रिंज ऑर्डर का हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी चीजें लिखने के बाद अब हम एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन पर आते हैं। क्या है कंक्लूजन? कंक्लूजन अभी नहीं आएंगे, अभी दिल्ली दूर है कंक्लूजन में। चलो, तो क्या है कि दो स्लिट हुआ करती थी हर बार, जिनके बीच का डिस्टेंस डी है ना। तो ये मैंने लिया स्क्रीन, इनके बीच का कैपिटल डिस्टेंस डी। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, छोटा सा सवाल करते हैं पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ इन YDSC, ठीक है, इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ इज बीटा, ऐसा गिवन है, फ्रिंज विड्थ इज बीटा। इफ लेमडा और स्मॉल डी और कैपिटल डी चेंज किया है, कैसे चेंज किया देखते हैं। इसने कहा है लेमडा डैश, जो नया लेमडा है अब 2 लेमडा हो गया है, नया जो डिस्टेंस है डी डैश इक्वल टू d/2 हो गया है, और नया जो ये डी डैश है दैट इज 3d। तो बताना है नया बीटा डैश क्या होगा, ठीक है। समझाता हूँ, सेटअप था स्मॉल डी कैपिटल डी, तब फ्रिंज विड्थ क्या थी, बीटा। उसने कहा नहीं, तब वेवलेंथ भी कितना था, लेमडा था। अब इसने कहा कि नया वेवलेंथ लिया मैंने 2 लेमडा, नया जो मैंने डिस्टेंस किया यहाँ पर वो पहले से आधा हो गया, और ये d जो है वो 3d हो गया, तो नया बीटा डैश बताना है। तो बीटा डैश इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा डैश कैपिटल डी डैश अपॉन डी डैश। लेमडा डैश कितना, 2 लेमडा इंटू डी डैश कितना 3d अपॉन स्मॉल डी डैश कितना d/2, क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 12 लेमडा, अच्छा ये कैपिटल डी है ना, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ये क्या है, ये पहले वाला बीटा ही तो है ना, यही तो बीटा होता है। तो बीटा डैश इज इक्वल टू 12 बीटा, ठीक है। तो ये सवाल एक छोटा सा, इसे कंटिन्यूटी हमने कर लिया। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पर, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आते हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 5? प्रॉपर्टी नंबर 5 में यह था कि ये जो सारी कहानी है बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये सस्पेंस क्या था, ये ऐसा है कि यहाँ पर मीडियम क्या था तब, पूरा ये जो पूरा जो सेटअप था
वो एयर मीडियम था। जैसे हम रूम में हम पूरा सेटअप बनाए हैं तो रूम में क्या एयर मीडियम है, ठीक है ना। तो ये एयर मीडियम के लिए था। कौन से मीडियम के लिए? एयर मीडियम, एयर मीडियम, या फिर वैक्यूम कह सकते हो, है ना। तो कोई दिक्कत। नाउ इफ YDSP इज परफॉर्म्ड, और एयर के लिए म्यू कितना होता है? 1 होता है, तो इसलिए म्यू कहीं दिखाई नहीं दिया हमें, ठीक है। इफ YDSP इज परफॉर्म्ड इन ए मीडियम whose refractive index is mu, whose refractive index is mu। तो देखो, अब कोई एक ऐसा मीडियम है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो देखो, जब तक हम एयर की बात करते हैं और कोई दूसरा मीडियम, अदर मीडियम, ठीक है, अदर मीडियम, इसके लिए म्यू है, इसके लिए म्यू कितना था? 1 था। यहां पर ये लेमडा था, ठीक है, यहां पर ये जो भी था देखते हैं। अब यहां पर लेमडा जो है लेमडा नहीं रहेगा, यहां पर लेमडा चेंज हो जाता है, लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू। कैसे? v इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एफ लेमडा, ठीक है। तो v डैश एफ लेमडा डैश, सही है। एफ लेमडा डैश, एफ क्या है? लेमडा डैश लेमडा बाई यू। एफ लेमडा फिर से क्या आ गया? ये सी कहते हैं हवा में, ठीक है, वी डैश इक्वल टू सी बाई यू। तो ये तो चीज हम पढ़ चुके हैं, है ना। यानी कि इन शॉर्ट ये था कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मीडियम चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। तो क्या चेंज होता है? ओनली वेवलेंथ चेंज, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो वैक्यूम कहो या एयर कहो, बात एक ही है, क्योंकि उसके लिए म्यू क्या होता है? जो 1 होता है, ठीक है। तो हमने देखा वी डैश इक्वल टू क्या आया? सी बाई म्यू आया। अब अगर वी डैश ये आया है, यानी कि वेवलेंथ चेंज हुई है, तो क्या वेवलेंथ चेंज होने की वजह से बीटा चेंज होगा? हाँ, क्योंकि बीटा तो डिपेंड करता है लेमडा पर, है ना। बीटा तो लेमडा पर डिपेंड करता है, तो अगर डिपेंड करता है तो करवा देते हैं डिपेंड, है ना। तो बहुत आसानी से समझेंगे इसे, टेंशन मत लीजिए। तो बीटा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेमडा डैश डी अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी तो चेंज होगा नहीं, वो तो वही रहना। जैसे पानी में लेकर ले जाकर डुबो दो इस सेटअप को, कैपिटल डी और स्मॉल डी तो वही रहेगा, है ना। क्या चेंज होगा? केवल लेमडा। तो लेमडा डैश क्या है? लेमडा अपॉन म्यू। ये क्या है कहानी? ये बीटा है, ये क्या है? बीटा है। बीटा कौन सा? ये वाला। तो ये है बीटा अपॉन म्यू, यानी कि बीटा इन एनी मीडियम, इसे क्या लिखेंगे? इन एनी मीडियम। ये कहां पर है? एयर में। यानी कि किसी भी मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ है, वो एयर मीडियम में फ्रिंज विड्थ जो है उसका 1 बाई म्यू टाइम हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, लिख लीजिए इसे, स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं। तो बहुत सिंपल था कि वेवलेंथ चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो जाएगा? सॉरी, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो जाएगा? केवल वेवलेंथ चेंज होता है, और फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। ये आप रे ऑप्टिक्स में बहुत ही जगह पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट आपने चेंज नहीं किया है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने जा रहा, केवल क्या चेंज होगा? वेवलेंथ, ठीक है। चलिए, तो फ्रिंज विड्थ इन एनी मीडियम becomes 1 by mu times, 1 by mu times of the fringe width in air medium, ठीक है ना, fringe width in air medium, करेक्ट। चलिए, तो ये हुआ अभी कंप्लीट, है ना। ओके, आर बढ़े, और क्या बढ़े? आगे बढ़ना है तो, ठीक है। आगे एक सवाल है, सवाल कर लेते हैं। चलिए, सवाल में लिखता हूँ इन शॉर्ट, इस बार सवाल शॉर्ट में लिख रहे हैं ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर लेमडा पर डिपेंड करवाया, फिर कैपिटल डी पर,
फिर स्मॉल डी पर 4 प्रॉपर्टी, उसके बाद मैंने मीडियम पर इसकी डिपेंडेंसी बताई कि मीडियम चेंज तो ये भी चेंज। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था कि जब दो चार्ज हैं हवा में रखे हो तो F इक्वल टू के वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वेर के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। वहां पर मीडियम चेंज होने पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता था, एप्सिलॉन एम। तो यहाँ पर यही है, बीटा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा मीडियम या बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा एयर अपॉन उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सवाल लिखिए, सवाल कुछ ऐसा है कि इन YDSC, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन YDSC स्मॉल डी क्या है, 1 मिलीमीटर है, ठीक है। कैपिटल डी कितना है, 2 मीटर है, ओके। और लेमडा कितना है, 500 नैनोमीटर। चलिए, तो पहला सवाल डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, देखिए फर्स्ट है फाइंड फ्रिंज विड्थ, ठीक है, यानी बीटा फाइंड करना है। सेकंड है आपको एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज फाइंड करना है, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। इसमें सभी का मैंने मिक्सअप लिया है, ऐसा कोशिश किया है कि सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स है एक साथ आ जाए, ठीक है ना। थीटा हमें फाइंड करना है सेकंड में। थर्ड में क्या है, थर्ड में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज, एंड लास्ट वही इंपॉर्टेंट, if the whole arrangement ये अरेंजमेंट लिखा है, चलेगा ना, चलेगा। इज इमर्स्ड इन वाटर, इस कहाँ लेके चले गए, पानी में डुबो दिया, इसे ही डुबोना है, खुद नहीं डूब जाना है, ठीक है। और वाटर के लिए दिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो then find new fringe width, new beta and theta, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, चलिए करते हैं। तो YDS एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, हम कैमरा चेक करते हैं, चल रहा है, दौड़ रहा है, चलिए। तो इन YDS एक्सपेरिमेंट क्या करना है हमें, YDS एक्सपेरिमेंट में ये करेंगे कि स्मॉल डी 1 है, कैपिटल डी सारी चीजें दी है, बीटा निकालना तो फर्स्ट तो खत्म हो गया है, बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सीधा सा लगाना है। लेमडा कितना है, 500 नैनोमीटर है, ओके। कैपिटल डी कितना है, 2 है, और अपॉन स्मॉल डी कितना है, 1 मिलीमीटर। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कितना आएगा, बता देता हूँ। इट कम्स आउट टू बी बीटा इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर, ठीक है। चेक कर लेना, यही आना चाहिए 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर कोई मीडियम नहीं दिया, मतलब ये कहाँ पर है, एयर मीडियम में, कुछ नहीं दिया मतलब एयर है ना। अगला एंगुलर वेट ऑफ फ्रिंज क्या है, थीटा, थीटा इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन डी, है ना। लेमडा क्या है, 500 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर है ना, और स्मॉल डी कितना, स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻, तो ये आ जाएगा 500 माइक्रोमीटर समथिंग लाइक, है ना। 5 ने 10⁻⁴ आ जाएगा, सही है, क्योंकि प्लस का ये 2 भी जाएगा, और थीटा इसलिए ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थर्ड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है फोर्थ ब्राइट माइनस थर्ड डार्क, ठीक है। इन जनरल y इक्वल टू क्या होता है, डी कैपिटल डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, सही है। ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स क्या लेंगे, n लेमडा लेंगे, ठीक है। तो टी n लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और डार्क के लिए क्या लेंगे, 2n + 1 लेमडा/2, है ना। अब n कितना है, n है ये 4 है, 4 पुट कर दो, ये कितना है, 4 है, करेक्ट। चलिए, तो सारी चीजें सही हो गई, कितना हो जाएगा ये, 4 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस 8 और 1 के 9 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2,
ठीक है, सारी चीज़ें को पुट करना, आंसर जो भी आएगा क्या आ जाएगा वो भी बता देते हैं। इट कम्स आउट टू बी कितना, ये आ जाएगा आपका 3/2 मिलीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो देख लेना, इसको इसमें करना है या इसको इसमें से करना है, जो भी बड़ा आएगा 3/2 मिलीमीटर। ठीक है, सही, ये करेक्शन हो तो बता देना, कमेंट कर देना। चलिए, मुद्दे की बात है, फोर्थ माना था। ठीक है, तो फोर्थ मानते हैं। फोर्थ क्या है, इफ द होल अरेंजमेंट इज इमर्ज इन वाटर, तो क्या होगा, इमर्ज होगा वाटर में, तो बीटा क्या हो जाता है 1/μ टाइम्स, है ना। ये कहाँ है, या कहीं पर नहीं, तो एयर में ही है। चलिए, हमें थीटा भी नया फाइंड करना है, बीटा भी नया फाइंड करना है, यानी कि फोर्थ में बीटा इन वाटर फाइंड करेंगे, तो बीटा इन एयर डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर। ठीक है, करेक्ट है ना। बीटा इन एयर कितना 1 मिलीमीटर, और वाटर का कितना 4/3, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 मिलीमीटर। सही है ना, जी हाँ ये सही है, 3/4 मिलीमीटर। चलिए, और इसी तरह से इसका अगर थीटा निकालना हो, थीटा भी नया निकाल दे, क्या आ जाएगा थीटा इन वाटर, ये भी क्या हो जाएगा 1/μ टाइम। ठीक है, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं थी इनकी, है ना, एक के लिए जो अप्लाई है वो दूसरे के लिए भी है, म्यू वाटर। थीटा एयर में कितना 510 की पावर -4 अपॉन, ये कितना आ जाएगा भाई म्यू वाटर 4/3। बस इसी को सोल्व कर लेना, ये भी आंसर, ये भी रेड इन में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी नंबर 5। कौन कौन सी, फिर से बता रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी थी नंबर ऑफ ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा लेमडा पर, फिर कैपिटल डी पर, फिर स्मॉल डी पर, फिर मैंने बताया कि मीडियम चेंज करने पर ये सारी कहानी बदल जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर, इसे मिटा देते हैं पहले। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं क्या है इसकी कहानी। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि अब तक हम इंटरफेरेंस में हर बार क्या लेते थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते थे, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट भी थी। ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन क्या हो अगर हम वाइट लाइट यूज कर लें। ठीक है, तो लेट अस से, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट हैपेंड इफ वी यूज वाइट लाइट इन YDSC एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो इफ वी यूज वाइट लाइट instead of monochromatic light in YDSP, देन क्या क्या हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। तो पहले तो मैं कुछ कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। पहली बात, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो। सिंगल वेवलेंथ का मतलब जिसकी वेवलेंथ की एक ही वैल्यू हो, दूसरी नहीं। जैसे मैं कहता हूं किसी लाइट की वेवलेंथ है 3800 एंगस्ट्रॉम, सिंगल वैल्यू है, और कोई वैल्यू दिया है क्या, नहीं, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं व्हाइट लाइट क्या है। व्हाइट लाइट सिंपल हम जो समझते हैं कि इट्स ए मिक्सचर ऑफ कलर। कौन से कलर, वीक क्योर। ठीक है, इतने सारे कलर हैं, तो इतने सारे कलर हैं तो सबकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, वेवलेंथ होती है कहां से कहां तक इनकी, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे बताओ क्या ये सिंगल वेवलेंथ है क्या, कोई नहीं, बहुत सारी वैल्यूज है, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं रहा। ठीक है, अगर दो वेवलेंथ हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइक्रोमेटिक कहते हैं। ठीक है, बाइक्रोमेटिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बाइक्रोमेटिक मतलब टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो बहुत सारी वेवलेंथ है, तो इसे व्हाइट लाइट को क्या कुछ और कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, पॉलीक्रोमेटिक भी कहते हैं। पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो ये तो हम यूज कर रहे थे, इसकी कहानी हटाओ कि इसमें तो हमें क्या मिल रहे थे, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसी चीजें मिल रही थी, और सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा जो भी था, ये सारी घटनाएं हमें मिल रही थी, यानी कि कुल मिलाकर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर व्हाइट लाइट यूज करें, उसके बाद हम आएंगे बाइक्रोमेटिक पर। ठीक है, चलिए, तो अब इसे हम समझते हैं व्हाइट लाइट की क्या चर्चा हो सकती है। तो
तो व्हाइट लाइट की चर्चा ये हो सकती है पॉइंट नंबर 1 कि जैसे दो स्लिट है अपने पास, है ना, ये दो स्लिट है। अब इधर से जो लाइट आ रही है वो क्या है, व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, यहां से भी एंटर कर रही है, यहां से भी एंटर कर रही है। अब यहां से जो लाइट एंटर कर रही है ना उसमें सभी कलर हैं, सभी कलर हैं वेव प्योर, ठीक है। तो व्हाइट लाइट का मतलब क्या है, सारे कलर हैं उसमें, ठीक है ना, जो स्लिट से पास आउट होंगे और स्क्रीन पर दिखेंगे। अब मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि स्क्रीन पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि सेंट्रल ब्राइट कैसा दिखाई देगा, या फिर उससे भी पहले एक आसान बात की जा सकती है कि बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, ठीक है। हियर बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ किसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, वेव क्योर में रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और सबसे कम इसकी, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ किसकी होगी, जिसका लेमडा ज्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा। तो लेमडा किसका ज्यादा, रेड का, सबसे कम किसका, वॉयलेट का। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि लेमडा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ वॉयलेट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो बीटा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन बीटा ऑफ वॉयलेट, यानी कि मोनोक्रोमेटिक में जहां हम देखते थे कि सभी जो फ्रिंजेस का जो क्या होता था, विड्थ सेम होता था, हाँ कि ना, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, अब कोई सेम नहीं रहेगा। तो पहला डिफरेंस हमें मिला कि फ्रिंज विड्थ जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि लेमडा सबका अलग अलग है और अलग अलग होने की वजह से ये बीटा भी सबका चेंज होगा। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि ग्रीन कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर, बताओ सबसे ज्यादा विड्थ किसका होगा, तो सबसे ज्यादा होगा भी रेड का, ठीक है, बीटा रेड का। उसके बाद वेवलेंथ किसका आएगा, रेड ग्रीन ऑरेंज का है, ठीक है, तो बीटा ऑफ ऑरेंज और देन ग्रीन, ठीक है ना। तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, ऐसा डीसी पांडे में सवाल दिए हैं, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पर बन गए। चलिए अगला सवाल, इसमें अगला ऑब्जर्वेशन जिस पर कैसे सवाल बनते हैं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल इस प्रॉपर्टी पर रेयर केस है, ठीक है ना, क्योंकि एडवांस लेवल का टॉपिक होता है। एडवांस मतलब ये हायर एजुकेशन, ठीक है ना, कॉलेज वगैरह में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ और चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि सेंट्रल ब्राइट, सेकंड ऑब्जर्वेशन की हम बात करना चाहेंगे। सेंट्रल ब्राइट कैसा दिखेगा इसमें, सेंट्रल ब्राइट, व्हाट विल बी द कलर ऑफ सेंट्रल ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो कलर ऑफ सेंट्रल ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा, कलर ऑफ सेंट्रल ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक ना। सेंट्रल मैक्सिमा समझ जाओगे ना, समझ जाएंगे, है कि नहीं। तो पूछा है कि भाई सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसका कलर कैसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए ये किया जा सकता है कि सेंट्रल ब्राइट कहाँ बनता है, सेंटर पे बनता है, सही। अब यहां से व्हाइट लाइट पहुंची होगी, यहां से भी व्हाइट लाइट पहुंची होगी, ठीक है, ओके। अब व्हाइट लाइट में बहुत सारे अलग अलग कलर हैं और सबकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है, सबकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। अब यहां अगर सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा बनना है उसके लिए जरूरी है कि पाथ डिफरेंस क्या हो, 0। तो क्या यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा, जी हाँ, जितना रास्ता ये चल के आई है उतना ही रास्ता ये चल कर आई है। क्या ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है क्या ये रेड कलर का वेवलेंथ है या व्हाइट का, रेड का या ब्लू का, ऑरेंज का, ग्रीन का, कैसा, किसी भी कलर का वेवलेंथ आए दोनों सेम पाथ ही ट्रेवल करेंगे, सेम पाथ ही ट्रेवल करेंगे। तो क्या कोई पाथ डिफरेंस होगा, नहीं। यहां पर डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा से सेंट्रल ब्राइट के लिए एन लेमडा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। तो एन इक्वल टू क्या आ गया, 0, प्रोवाइडेड लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0। लेमडा 0 नहीं है ना, एन 0 है और पाथ डिफरेंस क्या है, 0 हमें दिख रहा है बाय ज्योमेट्री से। यानी कि जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं,
जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा पर सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि वेवलेंथ कौन सा आ रहा है, हमें कल मतलब था पाथ से। दोनों ने पाथ सेम ट्रेवल किया तो पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं, वो 0 होगा। तो n कितना आया? 0। और n इक्वल टू 0 पे ही क्या बनता है? सेंट्रल ब्राइट बनता है। सही है, यानी कि सेंट्रल ब्राइट बनेगा। तो सवाल ये है कलर क्या होगा, क्योंकि इतने सारे अलग अलग कलर की लाइट आ रही है, कलर कौन सा होगा? तो कलर होगा इसका व्हाइट। क्यों? कलर विल बी व्हाइट। क्यों? क्योंकि क्या ये लेमडा पे डिपेंड कर रहा है? क्या मैंने कहा क्या रेड ही आना चाहिए या फिर इधर से ब्लू ही आना चाहिए? नहीं, मैंने कहा व्हाइट लाइट में से कोई सा भी कलर आ जाए, केवल और केवल कंडीशन थी पाथ डिफरेंस 0, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी भी वेवलेंथ का कलर भिजवा दो। ठीक है ना, किसी भी कलर का वेवलेंथ आ जाए, कुछ भी आ जाए, पाथ डिफरेंस 0 ही रहेगा, हमेशा व्हाइट ही कलर रहेगा। ठीक है ना, यानी कि वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कौन से वेवलेंथ का आ रहा है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा? व्हाइट। सो वॉट एवर मे बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वॉट एवर मे बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट, these two waves will always have a constructive interference, so that the color of center bright it will be color of center bright will be white. ठीक है ना? So two waves two waves are having constructive interference, so color of central bright, या central maxima will be white, whatever may be the wavelength of the two waves. Okay, whatever may be the wavelength of two waves, कुछ भी हो नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। चलिए, तो ये तो हो गया क्या कि ये हमें पता चला कि अगर व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा वो हमेशा व्हाइट ही बनेगा, चाहे कोई सा भी, चाहे रेड आए या ब्लू आए, कोई सा भी, क्योंकि सभी के लिए पाथ डिफरेंस 0 ही रहेगा। कोई सा भी कलर आए, सबके लिए क्या रहने वाला है? पाथ डिफरेंस 0 रहने वाला है। चलिए, अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। इसमें आगे की कहानी ये है, सेकंड ऑब्जर्वेशन कर लिया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि जिसका कलर का वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा। दूसरे हमने देखा कि सेंट्रल ब्राइट हमेशा क्या होगा? व्हाइट। अब सवाल ये आता है, इसमें कई बार पूछा जाता है, नीट में पूछा गया कई बार, कि ये आप जो सेंट्रल ब्राइट कह रहे हैं कि व्हाइट बनेगा, तो आपने व्हाइट लाइट यूज किया है क्यों? क्या जरूरत पड़ गई? जब मोनोक्रोमेटिक सारी चीजें दे रहा है तो व्हाइट लाइट की जरूरत क्या है? जरूरत ये थी कि व्हाइट लाइट यूज करने से हम एक्जैक्टली पता कर सकते हैं कि जहां पर व्हाइट है वहीं पर क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। सही ना? सो टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा वी यूज व्हाइट लाइट इन वाईडीएससी। ठीक है ना? To determine the position of central bright, we use white light in YDSC। ठीक है, तो YDSC में व्हाइट लाइट इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए व्हाइट यहाँ, व्हाइट जहां पर है सेंट्रल ब्राइट वहीं पर है। तो सवाल ये है क्या कहीं और ब्राइट नहीं बनेगा? नहीं, क्योंकि केवल एक ही जगह पाथ डिफरेंस 0 होगा, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह व्हाइट नहीं होगा, केवल एक ही जगह व्हाइट होता है, तो इसलिए व्हाइट लाइट यूज करके देख लेते हैं कि सेंट्रल ब्राइट कहाँ पर है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। ओके, चलिए, ये सारी घटना हो गई। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि ये तो था अभी सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट के लिए। क्या हो अगर हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज की चर्चा करना चाहें? ठीक है, तो करते हैं, मिटा दें इससे,
कि फर्स्ट डार्क जो फ्रिंज होगी वो कहाँ पर बनेगी, उसमें कौन सा कलर दिखेगा या कौन सा नहीं दिखेगा, है ना। तो अब सेंट्रल ब्राइट की तो बात खत्म हो गई कि सेंट्रल ब्राइट पर तो हमेशा क्या होगी, पाथ डिफरेंस 0 ही होने वाला है, तो वहां पर तो किसी भी कलर का वेवलेंथ भेज दो सब कोई पाथ डिफरेंस 0 ही देगा, तो व्हाइट ही दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रल ब्राइट। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क, पहला डार्क कहां पर दिखाई देगा, पहले डार्क फ्रिंजेस कहां दिखाई देगी। अब डार्क से मतलब क्या है यहां समझेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ रहस्यमय बातें हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखो इन जनरल डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डी, सही है। और वाईडीएससी में टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, वाई अपॉन डी। थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो हमने कहा था कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है ना। ये हम कर चुके हैं, फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा, इसको भी लिख सकते हैं थीटा। तो दोनों से फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। ठीक, जान रहे हैं हम तो ये चीज़ है कि नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं थी ना, नहीं थी। चलिए, तो कुल मिला के यही याद रखना था, ठीक है, मैंने यूं ही बताया है रिवीजन करके। चलिए, तो पोजीशन ये है, पोजीशन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू डी, कैपिटल डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, सही है, डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। चलिए, अब ये तो है सही है, डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी होता है, होना भी चाहिए। अब बात आती है कि फर्स्ट डार्क कहाँ होगा, तो सेंट्रल ब्राइट से थोड़ा ही किसी हाइट पर होगा फर्स्ट डार्क, सही है ना। तो मुझे टारगेट है फर्स्ट डार्क लेकर आने का, तो यहाँ कोई डार्क बनना चाहिए। ओके, तो देखते हैं, तो फर्स्ट डार्क के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए। अगर ब्राइट की बात करते तो डेल्टा एक्स क्या लिखते हैं, एन लेमडा, और डार्क की बात कर रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, 2n+1 लेमडा बाई 2, सही है ना भाई। डार्क के लिए क्या लिखेंगे, 2n+1 लेमडा बाई 2, सही है, डार्क के लिए यही लिखते हैं। और फर्स्ट डार्क है इसलिए n इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो फर्स्ट डार्क हो गया, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 बाई 2 हो गया। चलिए, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि ये तो हमें पता है कि फॉर फर्स्ट डार्क n इक्वल टू 1, ठीक है, वो पुट कर देंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। कैसे, देखिए ऐसे, n इक्वल टू 1 है, सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यह आती है कि फर्स्ट डार्क देगा कौन, फर्स्ट डार्क देगा कौन, देगा कौन मतलब क्या, वीव ग्योर है। अब यहां पर आप सिंपल कलर यूज नहीं कर रहे हैं ना, क्या यूज नहीं कर रहे, सिंपल कलर यूज नहीं कर रहे। तो सिंपल कलर यूज नहीं कर रहे तो साधारण सी बात नहीं कर पाएंगे आप कि भाई वीव ग्योर है, यहां पर इतने सारे कलर आ रहे हैं, इनमें से कौन सा कलर है जो फर्स्ट डार्क यहां पर देगा, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट डार्क सबसे नजदीक बनता है, यानी कि उसका वाई सबसे कम, सही है ना। फिर सेकंड डार्क यहां बनेगा तो उसका वाई थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मतलब वाई की वैल्यू ज्यादा रहेगी, डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा रहेगी, सही। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट डार्क वही कलर देगा जिस कलर के लिए वाई सबसे कम आए, सही ना। फिर से बता रहा हूं, यहां पर अगर फर्स्ट डार्क है तो वाई का वैल्यू मान लेते हैं 5 आया, यहां पर वाई सेकंड डार्क मान लो 15 आया, मान लिया 15 आया, तो ये कम आया या ज्यादा आया, यानी कि फर्स्ट डार्क कम आना चाहिए, वाई की वैल्यू कम से कम आनी चाहिए। तो वही कलर फर्स्ट डार्क देगा जिसकी वजह से वाई की वैल्यू सबसे कम आए, समझे। तो कौन सा कलर देगा, तो ये देखते हैं वाई किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो डी और स्मॉल डी तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, लेमडा, चेंज क्या हो रहा है, लेमडा। तो फर्स्ट डार्क जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके लिए फर्स्ट डार्क भी क्या होगा, उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट का, यानी कि हियर लेमडा एल, सॉरी क्या, वॉयलेट कलर क्या देगा आपको, डिस्ट्रिक्ट
वॉयलेट कलर क्या देगा आपको, डार्क फ्रिंजेस देगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब मैं इसका स्टेटमेंट भी लिखता हूँ। तो वॉयलेट कलर के लिए देखो, तो जिसका लेमडा सबसे कम होगा उसके लिए वाई सबसे कम होगा। तो लेमडा अगर कम है तो उसके लिए वाई कम होगा, और हम यही तो चाहते हैं कि वाई सबसे कम आना चाहिए था, तभी तो फर्स्ट डार्क मिलेगा, सही ना। तो इसी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी कि यही क्या देगा, फर्स्ट डार्क देगा। यही वाला क्या देगा, फर्स्ट डार्क देगा। अब फर्स्ट डार्क देने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि वो कलर वहां पर नहीं रहेगा, वो कलर वहां पर नहीं रहेगा, बाकी सभी रहेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यानी कि वॉयलेट कलर विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स टू वेव्स, ये दोनों वेव जो फर्स्ट डार्क पे जाके मिलेगी यहां पर, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे बन के चलेगा। जैसे ये दो स्लिट है ना, जहां से फर्स्ट डार्क मिलेगी, ये दो वेव, ठीक है ना, इन दो वेव की जाके बात कर रहे हैं फर्स्ट डार्क। मीन्स टू वेव्स विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर वॉयलेट कलर, मतलब डार्क फ्रिंज बनेगी वॉयलेट कलर के कारण, दैट मीन्स वॉयलेट कलर विल बी नॉट देयर। सही ना, मीन्स वॉयलेट कलर विल बी एब्सेंट। जिस कलर के कारण डार्क फ्रिंज बनेगी वो एब्सेंट हो जाएगा, उसका मतलब यही है, ठीक है ना, मीन्स वॉयलेट कलर विल बी एब्सेंट। तो प्रेजेंट कौन होगा, प्रेजेंट मैं रहूंगा। कैसे, देखिए, तो कलर फ्रिंज का कलर कैसा होगा फिर फर्स्ट डार्क पर। अब ऐसा नहीं कि ब्लैक दिखाई देगी, ब्लैक क्यों दिखाई देगी, जब व्हाइट लाइट दे रहे हैं तो, है ना, एक कुछ कलर मिस हो जाएंगे, कुछ कलर दिखाई देंगे, यानी कि हमेशा कलरफुल ही दिखाई देगी, ये बात तो सच है, ठीक है ना। देखिए एक बार मैं फिर से एलोबरेट करता हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए, काफी मजेदार है। जैसे दो स्लिट थी, ठीक है, यहाँ स्क्रीन है, व्हाइट लाइट हमने भेजी, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब कलर है, सेंट्रल ब्राइट पर व्हाइट ही रहेगा, मतलब सारे कलर प्रेजेंट है ना। यहां पर फर्स्ट डार्क का मतलब है कुछ कलर मिस हो जाएंगे और कुछ कलर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। यहां पर फर्स्ट ब्राइट में क्या होगा, कुछ कलर का कॉम्बिनेशन मिक्सअप हो जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट डार्क के कारण आपको यह समझना था कि एक या दो कलर मिस हो जाएंगे, बाकी कलर प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर सवाल यह पूछा जाए कि व्हाइट लाइट के कारण स्क्रीन पर दिखने वाला जो पैटर्न होता है क्या हमेशा कलरफुल होगा, हाँ, हमेशा ही कलरफुल होगा विद सेंटर एज ए व्हाइट, ठीक है ना। तो कलरफुल रहेगा, तो यहां पर कौन सा कलर दिखेगा आखिरकार, यहां से वॉयलेट तो चला गया, वॉयलेट इज मिसिंग, ठीक है ना। तो कौन सा बच गया, देखो वीव की ओर में से ये चला गया भाई, अब ये लोग बच गए, सही ना। तो क्या होगा, फ्रिंजेस कलर लेना स्टार्ट करेगी कहां से, इंडिगो लेगी, ब्लू लेगी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि वो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक जाएगी कलर लेने में, और सारे कलर लेते हुए कलर बनाएगी कौन सा, रेडिश कलर, सही ना। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज विल हैव ए रेडिश कलर, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन या कंक्लूजन कह सकते हो। फर्स्ट डार्क फ्रिंज विल हैव रेडिश कलर। किस बुक में आपको इतना मतलब ऐसे एलिब्रेशन करवा नहीं मिल पाएगा आपको, तो ठीक से इसे लिखना बढ़िया से, है ना। चलिए, तो ये था एक फर्स्ट डार्क फ्रिंज का ऐसा बनना था, ऐसा नहीं बनना था, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम कुछ ऐसा इसमें आगे का पढ़ते हैं एक चीज और। ये तो था कि जिसकी वेवलेंथ कम है, अब इसी केस में अगर वेवलेंथ ज्यादा होती तो क्या हो जाता, इसी केस में अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाती तो क्या होता, देखते हैं, मिटा दे, बस एक केस ले रहे हैं ना।
तो y इक्वल टू मैंने बताया था, y इक्वल टू क्या बताया था, 2n+1 लेमडा बाई 2 डी कैपिटल डी, सही ना। तो d और स्मॉल डी फिक्स है, तो y कम से कम आना चाहिए था, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, सही है। जिसका लेमडा कम होगा उसके लिए हमने देखा कि फर्स्ट डार्क बन गया था। व्हाट हैपन इफ लेमडा इज इंक्रीजिंग, ज़्यादा लिया हमने, तो y भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब कौन सा कलर मिस होगा, वही कलर मिस होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है, वी ग्योर, खेल खत्म इसका रेड कलर का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की, इसका खेल खत्म। तब स्पेक्ट्रम यहाँ से जाना चाहेगा, कैसा कलर दिखेगा फ्रिंज का, वॉयलेट फ्रिंज विल अपीयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाइट लाइट का सारा काम खत्म, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और बच गई है, व्हाट हैपन कि मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, पॉलीक्रोमेटिक यानी व्हाइट लाइट ले लिया, अब बाइक्रोमेटिक लाइट लेने वाले, ठीक है। लिख लीजिए इसे, 7th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। ये लास्ट प्रॉपर्टी है YDSC का, जिसमें फ्रिंज विड्थ की बातें हम कर रहे हैं। इफ द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद बाइक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अब किसकी बारी थी, बाइक्रोमेटिक की। तो ये है 2 स्लिट, तो हर बार हम भिजवा देते हैं मोनोक्रोमेटिक, उसके बाद पिछली बार की घटना में, पिछले पॉइंट में भी देखा हमने पॉलीक्रोमेटिक। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बाइक्रोमेटिक, यानी कि वेवलेंथ आ रही है इधर से, लाइट वेव आ रही है, ठीक है ना। कुछ का लेमडा 1 है वैल्यू, है ना, और कुछ का लेमडा 2 है। तो 2 वेवलेंथ हो गई, 2 अलग अलग वेवलेंथ, ठीक है। ये इधर एंटर करेगी, इधर कैसे भी जा सकती है, मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, ठीक है। तो बस 2 तरह की वेवलेंथ, एक लेमडा 1 वाली और एक लेमडा 2 वाली, ठीक है। चलिए, तो इसका कहना था कि स्क्रीन पर, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करता हूँ इसको डिस्कस करने से पहले, कि जो व्हाइट लाइट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत रेयर केस है कि आपको कोई न्यूमेरिकल पर्पज से कोई सवाल पूछा जाएगा व्हाइट लाइट में, ठीक है ना। उसमें थ्योरेटिकल पूछा जाएगा कौन से कलर का फ्रिंज बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा, सेंट्रल ब्राइट क्यों करते हैं, ऐसा वैसा, वहाँ से थ्योरेटिकल अप्रोच के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम, इसलिए नहीं करवाएं, उसमें है भी नहीं, है ना। और जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं उसी के चारों ओर सारे सवाल घूमेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं। अब इसमें बाइक्रोमेटिक में केवल आपको एक ही टाइप के सवाल मिलेंगे, दैट इज दी ओवरलैपिंग, ठीक है। वो सवाल मैंने लिखा हुआ भी है, अभी करेंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है, किसी टाइप के सवाल बनते हैं। चलिए, अब इफ द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ बाइक्रोमेटिक लाइट, तो बाइक्रोमेटिक लाइट लिया है तो स्क्रीन पर एक जगह सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट मिनिमम, सारी चीज़ें बनेगी। लेकिन सवाल वो नहीं है कि कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, सवाल है द फ्रिंजेस ऑफ द 2 वेवलेंथ। जाहिर सी बात है, एक की वेवलेंथ लेमडा 1 है, एक की लेमडा 2 है, ऐसे कहीं आ रही होगी। तो वो जो 2 डिफरेंट वेवलेंथ की जो वेव आ रही है वो कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। तो विल बी कोइंसिडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम कब मिलेगी उसने पूछा है, ठीक। तो फर्स्ट टाइम ये वहां मिलेगी, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हमें कंडीशन सीधा याद रखना कि nth ऑर्डर ऑफ बीटा लॉन्गर, n+1 बीटा ऑफ शॉर्टर। मतलब ये दोनों पहली बार वहां कोइंसिडेंट करेंगे जहां पर nth ऑर्डर का जो फ्रिंज है, nth ऑर्डर का फ्रिंज जिसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, वो उसके साथ कोइंसिडेंट करेगी जिसकी फ्रिंज विड्थ कम हो और n+1 पर हो। कैसे, देखते हैं। जैसे इस सवाल को ही समझते हैं पहले, या फिर थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये डायग्राम बनाओ ना, चलो। तो n बीटा लॉन्गर कहाँ रखें, यहीं रख दो। n बीटा लॉन्गर जिसका बीटा ज्यादा हो और n+1 बीटा शॉर्टर। बीटा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, n+1 बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये तो चेंज होने से रहे कैपिटल डी स्मॉल डी, ये तो YDSC में फिक्स है। क्या चेंज होगा, लेमडा लॉन्गर होगा या फिर लेमडा शॉर्टर होगा, सही है। तो ये कहानी इससे खत्म हो गई।
यानी कि n लेमडा l इज इक्वल टू n प्लस 1 लेमडा शॉर्टर। ठीक है, ये कंडीशन लगाना, ये कंडीशन लगा के इसमें देखेंगे तो सवाल से ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों चीजें एक ही से। ठीक है, लेमडा l का मतलब है लेमडा लॉन्गर, शॉर्ट S फॉर शॉर्टर, यानी छोटा वेवलेंथ, छोटा डोन नहीं है, ये छोटा वेवलेंथ है। तो बायक्रोमेटिक लाइट में, बायक्रोमेटिक लाइट यूज हुआ है YDSC के अंदर, हैविंग वेवलेंथ, पहला वेवलेंथ दिया है लेमडा 1 इक्वल टू 400 नैनोमीटर, लेमडा 2 दिया है 700 नैनोमीटर। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर मतलब n की ही बात कर रहा है, कौन से ऑर्डर के लिए लेमडा 1 और लेमडा 2 कॉन्सिडेंट करेंगे। ठीक है, ओवरलैप। चलिए, तो n लेमडा लॉन्गर इज इक्वल टू n लेमडा शॉर्टर, दोनों का यूनिट नैनोमीटर नैनोमीटर है, तो कॉमन बात होगी, दोनों में से बड़ा कौन है 700, तो ये लॉन्गर हो गया और ये शॉर्टर हो गया, क्योंकि यूनिट सेम है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं। n तो हमें फाइंड करना ही है, लेमडा लॉन्गर कितना हो गया 700, n, अच्छा ये n प्लस 1 है, सॉरी n प्लस 1। ठीक है, शॉर्टर के साथ n प्लस 1 है, लेमडा शॉर्टर कितना है 400। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 7/4, 7/4, यानी कि ये क्या था भाई, लेमडा l था, ये ऐसा था ना, ये देखो n लेमडा l इक्वल टू n प्लस लेमडा s, तो n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू लेमडा l अपॉन लेमडा s, यानी कि इसे लेमडा l अपॉन लेमडा s भी कहा जा सकता है। ठीक है, और लेमडा l और लेमडा s को इसने क्या कहा है, लेमडा 1 और लेमडा 2 कहा है, से ना, ये लेमडा 2 है अपने लिए और ये लेमडा 1 है उनके लिए, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, चलिए अब अगर इसे आगे सोल्व करते हैं, इसे आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 7n इक्वल टू 4n प्लस 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, इट कम्स आउट टू बी 3n इक्वल टू 4n इक्वल टू 4/3, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। अब ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस इज कम इन डेसिमल, जो कि मीनिंगलेस है, तो हम इसे यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ तक इसे यहीं पर रखेंगे। ठीक है, यानी कि अब देखो सवाल का आंसर यहीं आ गया था, हम ऐसे ही लेके गए थे आपका डाउट खत्म करने के लिए, क्या कि लेमडा 1 की जो वेवलेंथ है उसका थर्ड ऑर्डर का फ्रिंज, और लेमडा 2 की जो वेवलेंथ है उसका 7th ऑर्डर का फ्रिंज, दोनों आपस में पहली बार मिलेंगे, समझे, यानी कि 4th ऑर्डर ऑफ द लेमडा 1 एंड 7th ऑर्डर ऑफ द लेमडा 2 विल कोइंसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, लिख दीजिए इसे। लिख लीजिए, इसमें कुछ लिखना रहा है तो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं, है ना। तो सेवंथ ऑफ लेमडा 1, 7th ऑफ लेमडा 2, ठीक है, एंड 4th ऑफ लेमडा 1 विल ओवरलैप। अब पूछ ले कि और कौन कौन से, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 14th और ये 8th, यानी कि 14th और 8th इसके बाद ओवरलैप करेगी सेकंड टाइम। और पूछ ले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुई कहानी इसकी खत्म। अब एक छोटा सवाल एक और कर लेते हैं इसमें, है ना। वैसे मजा नहीं आ रहा, अधूरा सा लग रहा है कि नहीं। तो सवाल करते हैं इससे, लिखिए सवाल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज
third bright fringe on the screen from the central maxima for the lambda is equal to 6500 एंगस्ट्रॉम। चलिए, और व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, इसी में सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सवाल अभी पूरा नहीं बताया मैंने, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा where the bright fringes due to both wavelengths coincide, ठीक है। ये लिखिए, करते हैं सॉल्व से, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि दो स्लिट हैं S1 और S2, इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो बाइक्रोमेटिक है, एक वेवलेंथ λ1 भी है, एक λ2 भी है। उन दोनों का वैल्यू दिया है, एक का है 6500 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का है λ2 इक्वल टू 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है पहला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा उससे कितनी हाइट, कितनी डिस्टेंस पर थर्ड ब्राइट बनेगा, तो थर्ड ब्राइट हमें बताना, ठीक है। ये तो कर चुके हैं, एक बार फिर से कर दे, लेकिन कौन सी वेवलेंथ के लिए, 6500 एंगस्ट्रॉम के लिए, इस वेवलेंथ के लिए बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो y इक्वल टू डी डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी। डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा फॉर ब्राइट, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए ही पूछा है। कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, थर्ड है, तो ये थर्ड है तो थर्ड लिख दो। ये 3b लिखा है, 3 यानी कि थर्ड, b यानी ब्राइट। चलो, d कितना है, कैपिटल D दिया है क्या, कैपिटल D, अच्छा मैंने डाटा नहीं लिखा है ना, डाटा लिखवा देते हैं, लिखिए। डाटा इसमें गिवन है भैया, कितना क्या है, स्मॉल d इक्वल टू 2 मिलीमीटर और कैपिटल D है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें, तो कैपिटल D हो गया 120 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू 3, लैम्डा कितना 6500 एंगस्ट्रॉम। तो देखते हैं किसको मीटर में कन्वर्ट करना है, किसको सेंटीमीटर में। वैसे स्मॉल डी कितना है, 2 मिलीमीटर। तो हमने क्या किया है, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है और फाइनली योर आंसर विल कम्स आउट टू बी 0.117 सेंटीमीटर। जी हाँ, इतना ही आता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये आंसर है, मीटर में भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। ओके, तो ये तो घटिया सवाल था, ये मजेदार। तो इसका सेकंड पोर्शन क्या कहता है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड, मतलब कौन सी जगह पर ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। हमें ऑटो फ्रिंज निकाले काफी वही, ठीक है। तो कौन कौन से फ्रिंज ओवरलैप करेगी देखते हैं। तो n लैम्डा l इक्वल टू n+1 लैम्डा शॉर्टर, ओके। चलिए, तो n तो पता नहीं, लैम्डा l, तो ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, एंगस्ट्रॉम दोनों का सेम है यूनिट, तो बड़ा कौन रहा 6500 एंगस्ट्रॉम। n+1 शॉर्टर कौन 5200, एंगस्ट्रॉम लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा ना। तो ये इसका खत्म, क्या आ जाएगा 65 इंटू n इक्वल टू 52 इंटू n+1, करेक्ट। तो यहाँ से n+1 अपॉन n, इट कम्स आउट टू बी 65 अपॉन 52, 13 5 जा कितना हो जाता है, 5 जा 65 और 4, ये चाहो तो यहाँ पर भी सवाल खत्म हो गया, और चाहो तो यानी कि
n+1 के साथ कौन था भाई? ये लेमडा एल अपॉन लेमडा शॉर्टर, लेमडा एल का मतलब था यहाँ पर λ1 और ये λ2, यानी कि वो दो वेव कॉन्सिडेंट करेगी, पहली बार मिलेगी, तो पहली वेवलेंथ के लिए 5th ऑर्डर वाली फ्रिंज और λ2 के लिए 4th ऑर्डर वाली फ्रिंज, ठीक है ना। तो 4th और 5th आसपास होगी, ये 4th है 5th होगी, ठीक है ना। तो एक वेवलेंथ का 4th, दूसरे वेवलेंथ का 5th मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था कहानी किसका, बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की कहानी, जो खत्म हो गई 7 प्रॉपर्टीज के साथ। अब हम पढ़ते हैं इसका एक छोटा सा पॉइंट और कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। तो अगला अपना टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ, और इसका एक सवाल भी लिखा है, छोटा सा कंसेप्ट है, समझेंगे। देखिए क्या है इसमें, कि मान लीजिए एक लाइट वेव है अपने पास। कौन सी वेव है? लाइट वेव, ठीक। और सबसे पहले ये चलना शुरू की वैक्यूम के अंदर, ठीक। वैक्यूम के अंदर इसका फ्रीक्वेंसी f था और वेवलेंथ लैम्डा था, तो इसकी वेलोसिटी हमने कहा f लैम्डा, और वेलोसिटी नहीं कह करके इसे c कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब वही लाइट वेव अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करे, कोई भी मीडियम, जैसे वाटर, ग्लास, किसी भी मीडियम में, तो वही अगर लाइट वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज तब होती है जब लाइट का सोर्स चेंज हो, ठीक है ना। सोर्स वही रखा है, सोर्स वही है तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, तो लेमडा डैश, तो लेमडा डैश क्या आ जाएगा? लेमडा बाई म्यू, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि वेवलेंथ चेंज होता है, ठीक है। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? ऑफ कोर्स होगी। नया वेलोसिटी v इक्वल टू एफ लेमडा, सही है ना, v इक्वल टू एफ लेमडा डैश, क्योंकि किसी मीडियम में v मीडियम कह दो, ठीक है ना। तो v इक्वल टू एफ लेमडा डैश क्या है? एफ लेमडा बाई म्यू। ये क्या है? v इक्वल टू c है, क्या ये c है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये रिलेशन आ गया, सही है। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड उतनी कम होगी, सही ना। तो मीडियम जितना डेंस होगा उतनी ही स्पीड कम होगी, उतना ही धीमा चलेगा लाइट वेव, जो हम पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन अब मुद्दे की बात क्या है कि ये सारी बातें जो हमने की है इसका हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। क्या है यूज, देखते हैं। यूज कुछ ऐसा है कि हमें देखना है कि लाइट वेव अगर एक तो वैक्यूम में चले और एक किसी मीडियम में चले तो क्या डिफरेंस आता है, हल्का सा डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ वैक्यूम है, यहाँ कोई मीडियम है, वो पिछले वाला लिखना था, है ना। तो यहाँ से एक लाइट वेव चली, मान लो फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ टी, फॉर टाइम टी ये चली, ठीक है। टाइम टी के लिए चली विथ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट से चली, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा इसके द्वारा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम, बाय लाइट इन वैक्यूम, क्या आ जाएगा? डी वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल भी एयर मॉलिक्यूल्स का हिल डुल नहीं पा रहा है, ठीक है, जीरो वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जीरो है, जो भी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ बाय लाइट वेव कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये c इंटू टी, सही। चलिए अब हम किसी मीडियम की बात करते हैं। मीडियम कोई सा भी हो सकता है, पानी, हवा, आग, कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर एक लाइट वेव फिर से हमने चलवा दी फॉर द टाइम इंटरवल टी, फॉर टाइम टी, ठीक है ना। ये सवाल है, साइड में रखते हैं इसे। फॉर टाइम टी, इतने टाइम के लिए चली, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी v होगी, ठीक है। और क्या, बस हो गया। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मीडियम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट वेव इन मीडियम फॉर सेम इंटरवल टाइम टी, so distance traveled by light wave in same medium in any medium,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू है, तो डी मीडियम कितना आ जाएगा इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, सही ना, डी मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके 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 ओके, ये आया। तो इन दोनों को लिख लीजिए, लिखा। अब आगे बढ़ता हूं। उसको लेकर आओ इधर, डी इन मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां पर ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है v इक्वल टू सी बाय म्यू, v इक्वल टू कितना c बाय म्यू। तो ऐसा लिख दें, c बाय म्यू लिख दें यहां पर। सही ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या है, अभी हमने देखा था इन वैक्यूम, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय वैक्यूम है। सो डी मीडियम इज इक्वल टू डी वैक्यूम अपॉन म्यू। तो इन शॉर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वेव इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट वेव इन दैट मीडियम। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये दिख रहा होगा ठीक से। जी हाँ, बेहतर दिख रहा है। अब इसके आगे दोनों में टाइम पीरियड हमने सेम रखा है कि वो भी 10 सेकंड के लिए चली है तो ये भी 10 सेकंड के लिए ही चली है, लेकिन वेलोसिटी का डिफरेंस था बस। तो एक कम और एक ज़्यादा जो भी रहा होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वेव इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट वेव इन मीडियम। इसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब यहाँ पर डेफिनेशन देने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए फिर से लिख रहा हूँ, बाय ए लाइट वेव इन वैक्यूम फॉर टाइम इंटरवल ऑफ टी। इन टाइम इंटरवल टी लिख दो, इन टाइम पीरियड, इन टाइम टी सेकेंड में वैक्यूम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही क्या है, डी वैक्यूम है। इट इज नोन एज, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट वेव इन वैक्यूम इन टाइम टी इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। क्या कहेंगे इसे, इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी लाइट वेव इन एनी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इन टाइम टी इज नोन एज ए ज्योमेट्रिकल पाथ। ये डेफिनेशन लिख लेना, वरना कहोगे कि लिखवाया नहीं, लिख लेना है खुद से, केवल मीडियम है वैक्यूम की जगह। ठीक है, चलिए अब आगे। तो ये है ऑप्टिकल पाथ, ये है ज्योमेट्रिकल पाथ। ये काफ़ी यूज होगा अगले लेक्चर में, ये वाला कंसेप्ट अगले लेक्चर में खूब यूज होगा, जहां मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो वैक्यूम में है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ, और जो सिंपली मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। तो इसको बस एक नाम दिया है कि ये क्या है, ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल पाथ है, और ये ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, अब आगे, फॉर एयर मीडियम म्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन वैक्यूम म्यू इक्वल टू 1 है इंटू डिस्टेंस इन एयर। यानी कि वैक्यूम में जो लाइट वेव अगर टी सेकंड के लिए चली है, तो लाइट वेव एयर मीडियम में भी टी सेकंड के लिए उतना ही चलेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो डी वैक्यूम और डी एयर सेम ही रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ सेम है। ठीक ना, तो हवा की बात करें या फिर वैक्यूम की बात करें, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, सवाल लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए माइका शीट, माइका मटेरियल जो भी, ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना दिया है, 1.4। लेंथ कितना दिया है, यानी कि डिस्टेंस, तो ये ऐसा है, जैसे मान लो ये माइका शीट, ये लेंथ दिया है, कितना बेबी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.4। तो पूछा है फाइंड द ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। तो म्यू कितना 1.4, ज्योमेट्रिकल पाथ यानी कि ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी है 10, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, खत्म है ना। चलिए लिख लीजिए इसे आराम से।
अंतिम टॉपिक क्या है, इसका कहना है पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए स्लैब क्या होगा। तो देखते हैं, जैसे दो लाइट रेस चल रही है, पहली दूसरी, दोनों पैरेलल है, अजम्पशन के अकॉर्डिंग मैंने दिखाया। कंसिडर टू लाइट रेस 1 and 2 मूविंग इन पैरेलल टू ईच अदर इफ ए स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब हमने क्या किया, हमारे दिमाग में एक काफ़ी खतरनाक प्लान आया कि एक स्लैब को लेते हैं। स्लैब मतलब क्या है, कुछ थिकनेस वाला कोई भी मटेरियल, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्लैब लेकर आए हम, ठीक है। ये स्लैब जिसका थिकनेस कितना T, ये ऐसे रख दिया, ये लो, ये रख दिया। अब रख दिया तो क्या होगा वही हमें देखना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है म्यू। तो इस मटेरियल को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये मटेरियल है जिसकी थिकनेस कितनी है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो ये कोई स्लैब है ना, तो थिकनेस T है, दैट मीन्स C, ओके। इज इंसर्टेड बिटवीन द पाथ ऑफ वन ऑफ द रे, किसी एक रे के हमने रास्ते में ऐसी चीज रख दी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं किसी को। रुकावट के लिए खेद है, रे 1 के लिए खेद नहीं, थोड़ा सा बस उसके रास्ते में क्या है, स्लैब है और कुछ नहीं, बाकी वो पास तो हो जाएगी। चलिए, तो रे 1 और रे 2 की हम बात करेंगे, क्या इन दोनों के रास्तों में कोई पाथ डिफरेंस है, चेक करते हैं। तो देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोनों का मीडियम सेम था, ठीक है। एयर मीडियम कह दो या वैक्यूम कह दो, दोनों ने सेम रास्ता, सेम मीडियम ट्रेवल किया, तो कोई पाथ डिफरेंस यहां से यहां तक नहीं। यहां से इसके बाद और इसके बाद दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया, यहां भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं, यहां भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं। यहां हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई क्या नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई स्लैब नहीं है ना। तो यहां पर जो लाइट रेस है इट विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ c, और यहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, मटेरियल रखा है, तो अब ये क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, v इक्वल टू c बाई म्यू। बस यही डिस्टेंस, बस यही डिफरेंस होगा। डिस्टेंस ये भी चलेगा t ही, ये भी चलेगा t ही, लेकिन ये चलेगा v स्पीड से और ये चलेगा c से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को अलग अलग टाइम लगेगा, क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा धीमा हो जाएगा, है ना। मुझे इसके अंदर से होके जाना टाइम लगेगा ना, इसको ऐसे चल जाना टाइम कम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय लाइट वेव इन एयर मीडियम इज t1। तो लेट्स से t1 है, t1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, t थिकनेस जो है, वेलोसिटी कितना है, c है, तो t1 इक्वल टू t बाय c। यस, वी गॉट इट। पहला टाइम हमें पता चल गया है कि इतने टाइम में ट्रेवल कर जाएगा, उसे कितना टाइम लगेगा, सो टाइम t2 टेकन बाय लाइट वेव थ्रू स्लैब, t2 इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना, वही t है, थिकनेस t ही रखा ना। चलिए, अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू c बाय म्यू, यानी कि म्यू इंटू t अपॉन c, सही है। ये t थिकनेस है और ये टाइम t1 t2 है, ठीक है। दोनों के टाइम सेम आए क्या, नहीं, यानी कि दोनों के बीच में कुछ टाइम अलग लगा है। इससे अगर 2 सेकंड लगा तो इसे 3 सेकंड लगाओ, इसे ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि बीच में रुकावट है। तो अगर रुकावट है तो कितनी रुकावट है, कितना टाइम ज़्यादा लगा है, वो चेक करते हैं। तो टाइम डिफरेंस डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1, सही। तो म्यू t अपॉन c माइनस म्यू, सॉरी t अपॉन c, t से t कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1 बच गया, सही है। चलिए और आगे सोल्व करते हैं इससे। डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये डेल्टा टी क्या है, टाइम डिफरेंस है, और ये टी क्या है, थिकनेस है, ठीक है ना। ओके, तो टी अपॉन सी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं,
सही है। ये क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या आएगा, डिस्टेंस, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है ना, दैट इज द पाथ डिफरेंस। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी पाथ कितना ट्रेवल किया है, और ये क्या था, टाइम डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर जो आया था डिस्टेंस का डिफरेंस है, यानी कि वो क्या है, पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एक्स। तो म्यू माइनस 1t, हियर इट इज द पाथ डिफरेंस, t थिकनेस, यानी कि हमें याद रिजल्ट रखना है कि अगर किसी लाइट रेस के रास्ते में t थिकनेस का स्लैब रख दिया तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा दूसरी रेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यहां नहीं रखा, ओके, एक में ही रखा। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे कवरअप में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसी का यूज होगा, फिर से YDSC का ही है, नेक्स्ट लेक्चर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। उम्मीद है लास्ट लेक्चर होगा YDSC का अगला, और इसमें अगर कोई डाउट रहा तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और मजे करते रहिए।